हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आपको पता है कि हमारी रे ऑप्टिक्स की एक क्लास हो चुकी है और आज हमारी रे ऑप्टिक्स की दूसरी क्लास है। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले थोड़ी सी बातचीत करनी है कि आपको श्रीराम कोचिंग क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है। इस ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से आपको ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप जैसे ही लॉगिन करोगे तो आपको एक वेलकम मैसेज मिलेगा। आपको इस मैसेज के रिप्लाई में लिखना है आपका नाम क्या है वो, प्लस आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो, यानी कि 12th क्लास। अब आपका बोर्ड कौन सा है, सीबीएसई या आरबीएसई जो भी हो, तो वो मैसेज के रिप्लाई में लिखना है आपको। इससे क्या होगा, तुमको जानकारी मिलेगी कि आप किस बोर्ड से हो और आप किसकी तैयारी कर रहे हो, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हमें आपको उस बैच में जोड़ना होगा। तो हम आपको 12th क्लास वाले बैच में जोड़ेंगे। इसके बाद जो क्लासेस अपनी यूट्यूब पर चल रही है, ठीक है, इसके बाद अगली जो क्लासेस कंटिन्यू होगी वो आपको शायद हो सकता है ऐप पर मिले। इसके अलावा स्टडी मटेरियल आपको ऐप पर मिल जाएगा। और आपका जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है तो इसका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा जो सब एक साथ देंगे। तो आपको टेस्ट भी ऐप पर आप टेस्ट दे सकोगे और उसके बाद तुरंत आपको इसका क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा टेस्ट का। और टेस्ट के रिजल्ट के बाद रैंकिंग वगैरह भी होगी, तो उसमें आपको आपकी रैंक भी पता चल जाएगी, आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने गलत किए, सारा आपको हाथों हाथ पता चल जाएगा। ओके, तो जल्दी से जल्दी ऐप डाउनलोड करना। और कोई समस्या आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, या जो हमारी कोचिंग की वेबसाइट है इस पर आप जा करके और ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हो। ओके, तो चलिए टॉपिक को अपन स्टार्ट करते हैं। रे ऑप्टिक्स है ना। रे ऑप्टिक्स के अंदर आपने लास्ट क्लास तक क्या डिस्कस कर लिया था, हमने रे ऑप्टिक्स का इंट्रोडक्शन ले लिया था। हमने ये पढ़ लिया था कि अपन जो रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं इसमें अपन प्रकाश के जो है गुणधर्मों को पढ़ेंगे, किरण मान करके, और इनका अध्ययन करेंगे। ज्यामिति वगैरह, ज्योमेट्री बहुत सारी लगेगी इसमें, वो अपने को जानना था। इसके बाद हमने रिफ्लेक्शन के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी, किस तरह से रिफ्लेक्शन होता है, इसके क्या क्या नियम होते हैं परावर्तन के, इसको जाना था। इसके बाद लास्ट क्लास में एक छोटी सी बात बता के गया था, मैंने कहा कि अगर किसी आदमी की हाइट जो है अगर h है और उसको अपनी पूरी इमेज देखनी है, तो पूरी इमेज देखने के लिए अपनी हाइट के आधी लंबाई की मिरर की जरूरत होगी। मतलब उसकी हाइट h है, उसको h/2 जो है लंबाई के मिरर की जरूरत होगी, तब वो अपना पूरा इमेज देख पाएगा। अब इसको मैंने पहले सरल तरीके से समझाया था, फिर इसके बाद में आपको समझाया था कि किस तरह से आंखें जो है सर से नीचे है, तो फिर कैसे आधी हाइट की जरूरत होगी, ऐसे समझाया था। लेकिन मैंने दोनों ही तरीके से समझाया, लेकिन मैथमेटिकल प्रूफ नहीं दिया था। तो आज मैं उस चीज़ का आपको मैथमेटिकल प्रूफ दूंगा कि किस तरीके से अगर h हाइट का कोई इंसान है तो उसको अपनी पूरी इमेज देखने के लिए h/2 हाइट के मिरर की जरूरत होगी। ओके, तो आज अपन इसको प्रूव करके देखते हैं मैथमेटिकली। आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से ये ए और बी, मान लेता हूँ ये कोई ऑब्जेक्ट है, ए बी ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर ये मिरर रखा हुआ है। अब इस मिरर के अंदर आप देखते हो तो यहाँ पर अगर माना हमने कि ये L डिस्टेंस पर मिरर से दूर खड़ा हुआ है, तो यहाँ पर जो इसका इमेज बन रहा है ये भी समान दूरी पर बनेगा। आप इतना तो मानते हो कि जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट पड़ा होता है उतनी दूरी पर इमेज बनता है, तो इसका इमेज यहाँ पर बनेगा। तो इसको मैं बोल देता हूँ A', B'। ओके, इमेज को मैंने A', B' बोल दिया। अब हम जानते हैं कि अगर इस मानना कि हमने इसकी हाइट कितनी है, h हाइट है इस ऑब्जेक्ट की, इस पर्सन की हाइट h है, इसको अपना इमेज पूरा देखना है, तो इसको कितने मिरर की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम कंसीडर करते हैं कि यहाँ पर कहीं इसकी आंखें होगी, आइज होगी, इसकी आइज, इसको मैं पॉइंट C मान लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर ठीक इसके सामने इसको यहाँ पर इसकी आंखें नजर आएगी, तो यहाँ पर ठीक सामने इसकी आंखें, यहाँ पर इसको मैं C' बोल देता हूँ। तो ये रहा C'। ओके, A', B', C'। तो जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा वैसा क्या नजर आ रहा है, इमेज नजर आ रहा है। अब इसका मैथमेटिकल प्रूफ देंगे अपन। तो अगर ये ऑब्जेक्ट h हाइट का है तो आपको इतना तो मानना पड़ेगा, इस मिरर की ऑब्जेक्ट की हाइट अगर h है तो इसकी इमेज की हाइट भी h ही होगी, क्योंकि उतनी लंबाई का नजर आएगा। अब आप देखना जरा ध्यान से, तो इस ऑब्जेक्ट की C जो पॉइंट है यहाँ पर इसकी आंखें है, इसको अगर अपना इमेज देखना है तो इसको A से आती हुई जो रेज होगी वो इसकी आंखों में गिरेगी, तब जाकर के इसको क्या नजर आएगा, इसको ये A' पॉइंट नजर आएगा। तो ये A' पॉइंट इसको नजर आएगा, मतलब यहाँ से आने वाली रेज इसकी आंखों में गिर रही होगी, तब ये इसको नजर आएगा। तो ये रेज यहाँ से गिर रही है इसकी आंखों में, ये आंखों में आ गई रेज। अब देखना जरा ध्यान से, इसको लग रहा है कि ये रेज A' से आ रही है, लेकिन हकीकत में वो रेज कहाँ से आ रही है, वो A से आ रही होगी और रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ पर जा रही है, मिरर से इसके अंदर जा रही है। तो ये रेज जो है कहाँ से आ रही है, A' से आ रही है। इसी तरह से मान लो इसको किसको देखना है, इसको अगर इसको जैसे ये A से आ रही है रेज और ये कहाँ पर गिर रही है, C पर गिर रही है, यानी इसकी आंखों में गिर रही है रिफ्लेक्ट होकर के। ओके, इसके बाद इसको B' अपनी इमेज के सर को देखना है, टॉप को देखना है, ये इसका टॉप है, इस टॉप को देखना है। तो टॉप से आने वाली रेज कहाँ गिरनी चाहिए, इसकी आंखों में गिरनी चाहिए।
तो ये टॉप से आने वाली जो रेज है कहाँ पर गिरेगी, इसकी आंखों में गिरेगी, ये रेज इसकी आंखों में गिरेगी। ओके, आंखों में गिरेगी। अब इसको लग रहा है कि रेज कहाँ से आ रही है, रेज जो आ रही है वो बी डैश से आ रही है, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा होगा, रेज बी डैश से थोड़ी आ रही होगी, रेज जो आ रही होगी वो बी से आ रही होगी और रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पर इसकी आंखों में ऐसे गिर रही होगी। तो ये देखो, ये बी से आने वाली रेज होगी, इससे रिफ्लेक्ट होगी और इसकी आंखों में यहाँ पर गिरेगी। ये ए से आने वाली रेज होगी, रिफ्लेक्ट होगी और इसकी आंखों में गिरेगी, इस तरह से। अब अपन देख सकते हैं, अगर आप ध्यान दो तो ये सारी की सारी जो सारी की सारी रेज, पैर से लेकर के सर तक की सारी रेज अगर इसकी आंखों में गिर गई तो इसको पूरा इमेज नजर आ गया। अब इन पॉइंट्स को मैं कुछ नाम देता हूं ताकि मेरे को समझने में आसानी रहे। जैसे यहाँ पर इस पॉइंट को मैं पी नाम देता हूँ, इस पॉइंट को मैं क्यू नाम देता हूँ और इस पॉइंट को मैं आर नाम देता हूँ। तो अब देखो पी क्यू आर, डायरेक्ट पी से आर तक की बात करूँ तो पी आर जो दर्पण का हिस्सा है, मिरर का हिस्सा है, अगर इतना हिस्सा अपने पास मिरर का होगा तो इतने हिस्से में अपन आसानी से पूरी इमेज देख लेंगे। लेकिन इसके अलावा जो ऊपर नीचे का हिस्सा है वो हमारे किसी काम का नहीं है, इतने से हिस्से की रिक्वायरमेंट है। अब इतना सा हिस्सा h/2 है, इसको अपन कैसे देखेंगे कि h/2 कैसे है, तो इसको मैं निकालने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना, बहुत ही तगड़े तरीके से इसको अपन सोल्व करेंगे। ध्यान देना, P से Q जो आपको दिखाई दे रहा है, इस डिस्टेंस को मैं x मान लेता हूँ और Q से R की डिस्टेंस को मैं y मान लेता हूँ क्योंकि दोनों अलग अलग होगी, ये डिस्टेंस है। अब आप जरा ध्यान देना, यहाँ पर आपको बहुत सारे ट्राइंगल नजर आ रहे हैं, त्रिभुज नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो कंसेप्ट यूज होता है वो आपको 10th क्लास में पढ़ाया जाता है, समरूप त्रिभुज का, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का। मतलब ऐसे त्रिभुज जो समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात वगैरह बराबर होता है। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर यूज करके अपन इसको सोल्व करेंगे। तो ध्यान से देखना कैसे, जैसे मैं यहाँ पर कंसेप्ट यूज करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जैसे ये रहा, इसके अंदर देखना, मैं बात करता हूँ सबसे पहले ट्राइंगल ट्राइंगल सी डैश बी डैश एंड ट्राइंगल सी क्यू पी। ओके, इन ट्राइंगल की बात करता हूँ। अब आपको ट्राइंगल नज़र नहीं आ रहे तो मैं फिर से इन ट्राइंगल को बना रहा हूँ, आप ध्यान से देखना। ये आपको नज़र आ रहा है इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे ट्राइंगल बन रहे हैं, ऐसे ट्राइंगल बन रहे हैं। ध्यान देना जरा, ये पॉइंट ये रहा सी, जो आपको सी नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये रहा सी। इस सी पॉइंट के बाद आप देखना, ये रहा मेरा पॉइंट बी डैश, ये रहा बी डैश, और ये रहा मेरा पॉइंट सी डैश, ये रहा मेरा पॉइंट पी, और यहाँ पर देखो कौन सा पॉइंट माना मैंने, क्यू, तो ये क्यू। अब आप ध्यान दो तो पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस कितनी है, एक्स, तो ये रही एक्स। अब ध्यान देना, सी से लेकर के क्यू तक की डिस्टेंस है। ध्यान देना कौन सी डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, एक बार दिखा देता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ इस डिस्टेंस की, सी से लेकर के क्यू की डिस्टेंस दिख रही है आपको, सी से क्यू की ये डिस्टेंस, ये कितनी है, ये डिस्टेंस एल है। आप नीचे देख सकते हो ये डिस्टेंस कितनी है, एल है। तो सी से क्यू तक की डिस्टेंस कितनी है, एल, ये नीचे लिखा हुआ है एल डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस कितनी लिख देता हूँ मैं यहाँ से, सी से क्यू तक की डिस्टेंस एल। अब आप देखना क्यू से सी डैश की डिस्टेंस कितनी होगी, तो ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पर अपना इमेज बनाएगा, मतलब ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, एल होगी। अगर ये डिस्टेंस एल है तो फिर ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी, एल ही होगी। तो इसको भी मैं लिख देता हूँ, ये एल डिस्टेंस है। अब मेरे पास ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं एक्चुअल में, सी डैश बी डैश एंड ट्राइंगल बन रहा है सी क्यू पी। ये दोनों जो है ना, ये समरूप त्रिभुज है, ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, और ये अगर समरूप है तो इनकी जो भुजाओं का जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, वो समान होगा। मतलब मैं क्या देख सकता हूँ कि मेरे को ऐसा एक ट्राइंगल मिल रहा है, ध्यान से देखना, ऐसा एक ट्राइंगल मिला, इसी के अंदर एक छोटा सा ट्राइंगल ऐसे बन रहा है। ओके, अब मैं इसका रेशियो अपॉन इसका रेशियो और टोटल लेंथ का रेशियो अपॉन इसका रेशियो ये निकालूंगा, तो ये क्या आएगा, सेम आएगा। अब देखना कैसे, जैसे मैं बात करता हूँ सी अपॉन सी डैश, आप देख सकते हो इस ट्राइंगल के अंदर सी डैश कितना नजर आ रहा है, अपॉन में सी अपॉन क्यू, ये पूरे का यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सी डैश, इसका रेशियो अपॉन में सी और ये क्यू, इसका रेशियो, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा बी डैश सी डैश अपॉन में पी क्यू के बराबर होगा। ओके, ये आप 10th क्लास तक की मैथ के अंदर पढ़ते हो, तो यहाँ पर आप ये थोड़ा सा आपको 10th क्लास का नॉलेज यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर देखना इनका रेशियो बराबर होगा, तो सी डैश अपॉन सी क्यू ये किसके बराबर होगा, सी डैश अपॉन सी क्यू ये किसके बराबर होगा, बी डैश सी डैश अपॉन पी क्यू के बराबर होगा। अब अपन देखते हैं सी डैश, तो सी से लेकर के सी डैश आप डायग्राम के अंदर देख सकते हो, एल प्लस एल कितनी हो जाएगी, 2l, तो ये डिस्टेंस 2l हो गई। अपॉन सी क्यू की डिस्टेंस कितनी है, l, तो 2l बटा l बराबर क्या हो जाएगा, बी डैश सी डैश, तो बी डैश सी डैश अपने को पता नहीं तो लिख देते हैं बी डैश सी डैश अपॉन में बी डैश सी डैश के अपॉन में क्या है, पी क्यू, और हमने पी क्यू कितना एज्यूम किया कि पी क्यू भैया लेंथ कितनी है, x है, तो इसको x एज्यूम किया। अब देखना l से तो l कट जाएगा, l से l गया, तो क्या बच जाएगा, बी डैश सी डैश, सॉरी बी डैश और सी डैश, ये सी डैश किसके बराबर हो जाएगा, 2x के बराबर हो जाएगा। बी डैश सी डैश किसके बराबर हो गया, 2x के बराबर हो गया। ओके, इतना अगर अपन समझ गए हैं
तब थोड़ा सा आगे देखते हैं, जरा ध्यान देना थोड़ा सा आगे। अब एक और ट्राइंगल बना रहा हूँ मैं। अब पहले तो मैंने क्या किया था, ट्राइंगल लिया था सी, सी डैश, बी डैश। अब मैं नीचे वाला ट्राइंगल लेता हूँ, कौन सा, अब अपना इस डायग्राम के अंदर नजर डालना, मैं कौन सा ले रहा हूँ, सी, सी डैश, ए डैश। जो नीचे बन रहा है ना, पहले मैंने ऐसे ऊपर बन रहा था वो ले लेता, अब ऐसे नीचे बन रहा है वो वाला ले रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, सी, सी डैश, ए डैश। तो ये ट्राइंगल मैं आपको बना के पहले लिख देता हूँ कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं। अब अपन बात करते हैं इन ट्राइंगल सी, सी डैश, ए डैश, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा ले रहा हूँ मैं, दूसरा ले रहा हूँ मैं सी, क्यू, आर। इन ट्राइंगल की बात करता हूँ। तो ये ट्राइंगल मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, देखना कैसे। ये ऐसे है, ये ऐसे है, और ये ऐसे है, ओके, और बीचों बीच ये ऐसे है। अगर अपन ध्यान दें तो ये रहा पॉइंट अपना सी, जो इसकी आइज़ है एक्चुअल में, ये रहा इसका पॉइंट सी जो एक्चुअल में इसकी आइज़ है। ये रहा पॉइंट सी डैश जो इमेज है उसकी आइज़ है, और ये रहा ए डैश। अब आप ध्यान दो तो बीच में ये क्या है, ये पॉइंट क्यू है और ये आर है। मैं पूछूं क्यू और आर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो ये देखो, ये डिस्टेंस मैंने कितनी मानी, एक्स मानी, तो ये डिस्टेंस वाई मानी, तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये वाई है। अब अपन बात करते हैं सी और क्यू के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो ये एल है, जैसा कि दिख रहा है। मिरर से ऑब्जेक्ट कितना खड़ा है दूरी पर, एल डिस्टेंस पर, और मिरर से इमेज भी कितने पर, एल, तो ये भी कितनी है, एल। अब फिर से सेम देखना, रेशियो है ना, तो रेशियो निकालेंगे जैसे कि ऊपर वाले डायग्राम में निकाला था। तो अपन किसका देखेंगे, सी अपॉन सी डैश, सी थोड़ा सा ऊपर, सी, सी डैश, इसके अनुपात में, इसके रेशियो में लेंगे सी बाई क्यू, सी, सी डैश, सी बाई क्यू। ये रेशियो किसके बराबर होगा, सी डैश ए डैश अपॉन क्यू आर, ये इसके बराबर होगा। जो लोग 10th में ये वाला चैप्टर अच्छे से पढ़े होंगे उनको बिल्कुल भी जोड़ नहीं आ रहा होगा। अब देखना सी, सी डैश, सी, सी डैश कितना है, 12, ओके, डायग्राम के अंदर दिख रहा है। अपॉन में सी क्यू कितना है, ये एल है, बराबर सी डैश ए डैश अपॉन में क्यू आर, ये क्यू आर कितना है, वाई। देखो एल से एल गया, एल से एल कट गया, तो क्या हो जाएगा, सी डैश ए डैश बराबर कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, ओके। सी डैश ए डैश कितना हो जाएगा, 2y। अब अपन ध्यान दें तो मैं अलग कलर ले लेता हूँ, ये वाला कलर, हरे कलर से दिखा रहा हूँ। देखो अपने पास जो है बी डैश सी डैश कितना आया, ये 2x आया। बी डैश सी डैश क्या है, ये वाली डिस्टेंस जो अपने पास कितनी आ गई, 2x। अब आप देखना ध्यान से, सी डैश ए डैश, ये रहा सी डैश ए डैश, ये अपने निकाला था कितना आया था, ये 2y आ गया। अब देखना अगर आप ए डैश से लेकर के बी डैश तक को देखते हो तो ये क्या है, इमेज की हाइट है, यानी कि हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज किसके बराबर है, हाइट ऑफ इमेज बराबर है 2x प्लस 2y के बराबर है, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है 2x प्लस 2y के बराबर है। अब हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट कितनी होगी, जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट होगी, और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, h, तो ऑब्जेक्ट की हाइट h है तो इमेज की हाइट भी h होगी। तो h बराबर क्या है, 2x प्लस 2y। अब 2 हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस y, ओके। अब अपने से पूछ लिया x प्लस y कितना होगा, तो x प्लस y को अपन कितना लिखेंगे, x प्लस y बराबर होगा h अपॉन 2, कैपिटल H अपॉन 2। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूँ, ओके। अब अपन जरा ध्यान दें कि कितना मिरर रिक्वायर है पूरे इमेज को बनाने के लिए। तो आप देखना इसके अंदर यहाँ पर P से लेकर के Q तक और Q से लेकर के R तक इतना इमेज की रिक्वायरमेंट है, इतने मिरर की रिक्वायरमेंट है। तो इतना मिरर अगर अपने पास होगा तो अपन पूरा पूरा इमेज देख लेंगे। अब ये मिरर कितना है, ये x और y दोनों को जोड़ दो, इस लेंथ के बराबर है, यानी कि हाइट ऑफ मिरर, हाइट ऑफ मिरर, मिरर को कितने हाइट की जरूरत है, तो हाइट ऑफ मिरर ये कितना होगा, x प्लस वाई। अच्छा मैं पूछ लो x प्लस वाई कितना है, x प्लस वाई, तो बाई इक्वेशन फर्स्ट, बाई इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से देखो x प्लस वाई कितना है, तो x प्लस वाई कितना है, ये है आपका h/2। तो हमको हाइट ऑफ मिरर, कितने मिरर की जरूरत है, h/2 लेंथ के मिरर की जरूरत है। देखो प्रूव हो चुका है, ओके। थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगी है इसमें, लेकिन हमने इसको प्रूव कर दिया कि हमको h/2, अगर h लेंथ का कोई ऑब्जेक्ट है और इसका पूरा इमेज देखना है तो इसके लिए h/2 के मिरर की जरूरत होगी, h/2 हाइट के। लेकिन ध्यान रखना ये h/2 जो है ये है ना, इसकी पोजीशन मायने रखती है। अगर मैं h/2 नीचे का ले लूँ, यहाँ का ले लूँ तो काम नहीं आएगा, ऊपर का ले लूँ तो काम नहीं आएगा, जहाँ पर जरूरत है वहीं पर होना चाहिए। लेकिन ध्यान देना आपकी जो है ना ये L डिस्टेंस, आपकी डिस्टेंस कितनी है इस ऑब्जेक्ट मिरर से, यहाँ पर कहीं पर भी आपका डिस्टेंस मायने नहीं रख रहा है। तो आप कितनी दूरी पर खड़े हो ये मायने नहीं रखता है, लेकिन पोजीशन मायने रखती है, ओके। अब ध्यान रखना कितनी दूरी पर खड़े हो ये मायने नहीं रखता, इमेज तो पूरी बन जाएगी। अब आपको नजर आती कि नहीं आती वो अलग बात है। जैसे मैंने कल एक क्वेश्चन कराया था, उसके अंदर मैंने बताया था कि इन्फिनिटी इमेज बनेंगे, लेकिन इन्फिनिटी अपने को नजर नहीं आता है ना, क्योंकि अपनी आंखें इतनी तेज नहीं है, विभेदन क्षमता अपनी आंखों की इतनी नहीं होती है। तो इस वजह से देखना कि यहाँ पर ये एल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर जगह खड़े हो जाओगे तो पूरी की पूरी इमेज नजर आ जाएगी, ओके। ये अपनी कमी है।
ओके जी, ये हमने इसका मैथमेटिकल प्रूफ दे दिया है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, थोड़े से क्वेश्चन करते हैं। इतना सही मैथमेटिकल प्रूफ देना था, अब क्वेश्चन खेलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो ध्यान रखना, आप चाहो तो आप इसको सीधा ही याद रख सकते हो। वैसे बोर्ड के अंदर तो ऐसे प्रूफ देना पड़ा जाए तो दे देना। बाकी अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो और उसमें छोटा मोटा एकदम होगा, ऐसा क्वेश्चन आ गया कि 3 फीट का आदमी है या 6 फीट का आदमी है, तो 6 फीट का आदमी है और इसको अपनी पूरी की पूरी इमेज देखनी है तो कितने मिरर की जरूरत होगी, तो 3 फीट के मिरर की जरूरत होगी। ओके, ऐसा अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन थोड़े से मैथमेटिकल क्वेश्चन करते हैं। देखो, ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि एक आदमी की ऊंचाई कितनी है, 180 सेंटीमीटर, और उसको अपनी आंखें जो है ना उसकी चोटी से, मतलब उसके सर से, ये उसका सर होगा, ऐसे सर से जो आंखों की ऊंचाई होगी वो 10 सेंटीमीटर, यानी सर से आंखें 10 सेंटीमीटर नीचे है इस तरह से। तो उसको पूरी अंगूठे से लेकर के सिर तक देखने के लिए वो 1 मीटर दूरी पर खड़े दर्पण, समतल दर्पण का उपयोग करता है। तो उसको न्यूनतम कितनी ऊंचाई का दर्पण होना चाहिए। अब देखो, अब हाइट देखो, आदमी की हाइट कितनी है, 180 सेंटीमीटर। अब क्या मिरर की हाइट इस पर डिपेंड कर रही है कि आंखें कितनी दूर है? नहीं। क्या मिरर के और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस पर, यानी कि ये 1 मीटर और ये 10 सेंटीमीटर का वैसे तो कोई रोल नहीं है। आपको पता है कि अगर आदमी की हाइट अगर 180 सेंटीमीटर है, ओके, 180 सेंटीमीटर, इसको कितने मीटर की रिक्वायरमेंट होगी, इसको इसके आधे की यानी 90, तो ये आंसर जाएगा 90 सेंटीमीटर के मिरर की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा दूसरा वाला। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ओके, और ये क्वेश्चन थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है, ये पिछले क्वेश्चन की तरफ नहीं है। हाँ, अब ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आदमी की हाइट h है और उसको पूरी इमेज देखनी है तो कितने मिरर की जरूरत है, तो आप बोलोगे h/2। लेकिन ध्यान देना, ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक आदमी खड़ा है, एक मिरर है और एक आदमी है। अब एक मिरर है और दीवार है। मिरर और दीवार के बीचों बीच एक आदमी खड़ा है। अगर आदमी मिरर और दीवार के बीचों बीच खड़ा है तो दीवार की पूरी इमेज देखने के लिए आदमी को कितने लंबे मिरर की ज़रूरत होगी। अगर मान लिया कि जो आपकी दीवार है उसकी हाइट कितनी है, h है। ओके, ये अच्छा सवाल है, ध्यान रखना। ओके, तो इसको अपन सोल्व करके देखेंगे। इसका डायरेक्ट आंसर भी याद रखेंगे बाद में, लेकिन पहले एक बार सोल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझो। दीवार है और मिरर है। दीवार और मिरर के बीचों बीच एक आदमी खड़ा है। आदमी को दीवार की पूरी इमेज देखनी है तो उसको कितने मिरर की लंबाई की जरूरत होगी, मिरर की कितने हाइट होनी चाहिए। ओके, अब ध्यान देना, h/3 होगी वैसे तो, पर कैसे होगी वो समझते हैं। ध्यान दें, ये आदमी जैसे मोटू खड़ा है, इस मोटू की आंखें बन रही हैं बड़ी बड़ी सी। इन आंखों के अंदर क्या होना चाहिए कि ये अगर वॉल है तो ये इसका इधर इमेज बन रहा है। इस इमेज से आने वाली जो रेज होगी वो रेज इसकी आंखों में गिरनी चाहिए। इमेज से आने वाली रेज इसकी आंखों में गिरनी चाहिए। मैं कंसिडर करता हूँ ये ए है, ये बी है। ओके, और कंसिडर करता हूँ ये ए डैश है और ये बी डैश है, इमेज ए डैश बी डैश। अब ध्यान दें, अगर इसको इमेज को पूरा देखना है तो सबसे पहले अगर इमेज के पैर देखने, इस पैर नहीं वैसे दीवार है, दीवार का नीचे वाला सिरा देखना, बॉटम वाला, तो यहाँ से आने वाली रेज इसकी आंखों में गिरनी चाहिए। मोटू की यहाँ पर मान लेते हैं, मोटू की आंखें इस जगह पे है ना, एक पॉइंट मान लेते पूरा कि यहाँ पर इसकी आंखें, तो यहाँ पर गिरनी चाहिए। तो अब क्या होना चाहिए कि ये जो रेज है वो रेज इसकी आंखों में ऐसे गिरनी चाहिए। लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, एक्चुअल में तो ये रेज इसकी आंखों में नहीं गिर रही होगी, एक्चुअल में तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आ रही होगी। वही वाला कंसेप्ट है। तो देखना कैसे, यहाँ से आने वाली रेज गिरनी चाहिए मोटू की आंखों में। ये रहा मोटू की आंखें, यहाँ पर मान लिया इसकी आंखें। ओके, तो इसकी आंखों में ये रेज गिर गई। अब इसको लगा कि ये रेज की आंखों में यहाँ से ही है, बट एक्चुअल में ये रेज कहाँ से आ रही है, एक्चुअल में ये रेज जो है ना यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। इसकी आंखों में गिरने के लिए रेज यहाँ पर, और ये कहाँ से रही, इस ए पॉइंट से आ रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इसकी आंखों में ऐसे चली गई। इसी तरह से देखना, इसको अगर इसका टॉप देखना है इमेज का, तो इमेज का टॉप देखने के लिए क्या कि तो यहाँ से आने वाली रेज इसकी आंखों में गिरनी चाहिए ऐसे, ये वाली रेज इसकी आंखों में ऐसे गिरनी चाहिए। अब इसको लग रहा है कि जो रेज है वो बी डैश से आ रही है, बट एक्चुअल में रेज कहाँ से आ रही होगी, एक्चुअल में रेज तो रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, यहाँ से नहीं आ रही, बल्कि ये रेज तो इस बी पॉइंट से आ रही है जो रिफ्लेक्ट होकर इसकी आंखों में ऐसे गिर रही है। ओके, अब अपन जरा ध्यान दे, तो ये रेज बी से आई और कहाँ चली गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इसकी आंखों में चली गई, और ए से आई रिफ्लेक्ट होकर कहाँ चली गई, इसकी आंखों में ऐसे चली गई। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये इस जो मोटू की आंखें हैं ना, इसको मैं एक पॉइंट मान लेता हूँ सी पॉइंट। ओके, ये मैंने मान लिया पॉइंट सी। अब यहाँ पर जो है ना एक अभिलंब डालता हूँ मैं, परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री बनाना चाहिए इसके साथ, तो ये मैंने 90 डिग्री बनाने वाला ऐसे कंसीडर कर दिया। ओके, अब इस पॉइंट को मैं, जैसे मैंने इस मोटू की आंखों को सी बोला, तो इस पॉइंट को मैं सी डैश बोल देता हूँ। अब आप ध्यान दें कि हमको यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट बताता हूँ, इसको मैं पॉइंट पी बोल देता हूँ, इसको मैं पॉइंट क्यू बोल देता हूँ, और इसको मैं पॉइंट आर बोल देता हूँ। तो मेरे को जो है अगर इस दीवार की पूरी इमेज इस मोटू को दिखानी है तो इसको कितने लंबे मिरर की जरूरत होगी, तो आप बोलोगे सर पी से लेकर के आर तक का अगर मिरर होगा तो ये पूरी की पूरी इमेज देख लेगा, क्योंकि पी पॉइंट पर इसका टॉप देख लेगा और आर पॉइंट पर इसका बॉटम देख लेगा। जब टॉप और बॉटम देख लेगा तो बची हुई सारी चीजें भी वैसे ही देख लेगा। वही वाला सेम कंसेप्ट, आपको कंसेप्ट चेंज नहीं करना है। तो पी और क्यू की डिस्टेंस अपन कितनी मान लेते हैं, माना कि पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस कितनी है, एक्स, और क्यू
और आर के बीच की डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं, वाई। ओके, अब आगे अपन ज्योमेट्री खेलेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पर ट्राइंगल बन रहा है। अब ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, वो ट्राइंगल, दो ट्राइंगल बनेंगे वो देखेंगे अपन। तो हाँ, एक चीज़ और बता दूं मैं, अगर ये मोटू है ना, ये मोटू मिरर से कितने डिस्टेंस पर है, तो आप देख रहे हो मोटू जो है ये मिरर से डी डिस्टेंस पर है। मिरर से कितने डिस्टेंस पर है, डी डिस्टेंस पर है। लेकिन जो दीवार है वो दीवार मिरर से कितने डिस्टेंस पर है, दीवार जो है वो मिरर से 2D डिस्टेंस पर है। तो जो मिरर से दीवार का इमेज बनेगा वो कितने पर बनेगा, 2D डिस्टेंस पर इमेज इसका बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, आगे बस ज्योमेट्री करना है। तो पहले मैं ऊपर वाला ट्राइंगल लेता हूँ। तो इन ट्राइंगल सी डैश बी डैश एंड सी क्यू पी, वो का वो कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट। ओके, तो आप ट्राइंगल देख रहे हो, तो इन ट्राइंगल को मैं बना भी लेता हूँ। ये रहा ऐसे, ये रहा ऐसे, और ये रहा ऐसे, और ये रहा ऐसे। ओके, अब अपन ध्यान देते हैं क्या क्या नाम है। ये रहा पॉइंट सी, जो कि मोटू की आंख है ट्राइंगल में। ये देखो, ये बी डैश, ये रहा बी डैश, और ये रहा सी डैश, ये रहा सी डैश। अब अपन ध्यान देते, ये रहा पॉइंट पी और ये रहा पॉइंट क्यू। पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस हमने कितनी मानी, ये एक्स कंसीडर की। अब मैं आपसे पूछूं कि सी और क्यू के बीच की डिस्टेंस कितनी है, मोटू दीवार से कितने डिस्टेंस पर है, तो मोटू दीवार से डी डिस्टेंस पर है। तो ये रहा डी, ये डी लिखा हुआ है ना, मोटू दीवार से डी डिस्टेंस पर। ओके, अब मैं पूछूं कि क्यू और सी डैश के बीच की डिस्टेंस कितनी है, यानी कि इमेज जो है वो मिरर से कितनी दूरी पर है। तो सी और क्यू, सी डैश और क्यू की डिस्टेंस कितनी है, तो अपन बोलेंगे 2D डिस्टेंस पर। ये कितने पर है, 2D डिस्टेंस। आपको दिख रहा है मिरर से इमेज 2D डिस्टेंस पर है। ओके, ट्राइंगल बन गया। अब तो रेशियो खेलना है, यो बटा यो बराबर यो बटा यो। देखो कैसे, सी डैश अपॉन में सी क्यू, ये रेशियो किसके बराबर होगा, सी डैश बी डैश, या बी डैश सी डैश बोल देता हूँ, बी डैश सी डैश अपॉन में पी क्यू। वही वाली बात है ना, ये ऐसे ट्राइंगल बन रहा है, उसके अंदर ऐसे ट्राइंगल बन रहा है। तो यो बटा यो बराबर यो बटा यो। ओके, इमेजिन कर लेना आप, बहुत आसान है ये। तो सी अपॉन सी डैश कितना होगा, तो सी डैश कितना है, सी डैश पूरे ट्राइंगल में देखो, सी डैश की लंबाई कितनी है, 2D तो ये वाली और D ये वाली, तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, टोटल लंबाई आपकी हो जाएगी 3D। तो ये रहा 3D अपॉन में सी क्यू की डिस्टेंस कितनी है, ओके, D डिस्टेंस है, बराबर बी डैश सी डैश जो अपने को पता नहीं है, अपॉन में ये क्या था, पी क्यू है ना, पी क्यू की डिस्टेंस कितनी है जो हमने कंसीडर की थी, एक्स। आप देखो D से D कट गया, तो बी डैश सी डैश ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 3x के बराबर हो जाएगा, इसको है ना। आगे अपन दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, अब दूसरा वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, अब नीचे वाला ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल सी डैश ए डैश एंड सी क्यू आर, इस ट्राइंगल के अंदर देखते हैं। तो ये ट्राइंगल भी मैं बना लेता हूँ। ये रहा ऐसे, ये रहा पॉइंट ऐसे, और ये रहा पॉइंट ऐसे। ओके, और यहाँ पर ये रहा पॉइंट ऐसे, इनके नाम भी दे देते हैं। ये है, ओहो नहीं, नीचे वाला ट्राइंगल बनाना, सॉरी, ये रहा ऐसे, गलत ले लिया, ये आ जा, ये रहा ऐसे, ये रहा ऐसे, और ये रहा ऐसे, ये रहा ऐसे। अब इन पॉइंट्स के नाम दे देते हैं। ये रहा सी पॉइंट, ये रहा सी डैश पॉइंट, ये रहा ए डैश पॉइंट, और ये रहा पॉइंट क्यू, और ये रहा पॉइंट आर। क्यू और आर के बीच की डिस्टेंस कितनी मानी, वाई मानी। अब देखो कि क्यू और आर, यहाँ पर ये मिरर है, मिरर सी और क्यू के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो मिरर से मोटो कितनी दूर है, ये डी डिस्टेंस पर है। अब बोलो कि मिरर और इमेज की डिस्टेंस कितनी है, तो क्यू और सी डैश की डिस्टेंस कितनी है, 2D है। ओके, आगे ज्योमेट्री, यो बटा यो बराबर यो बटा यो। सी डैश अपॉन में क्या लिखेंगे, सी क्यू, बराबर किसके होगा, ये बराबर होगा सी डैश ए डैश अपॉन में क्यू आर के बराबर होगा। अब जरा सा ध्यान देना, सी डैश टोटल डिस्टेंस कितनी है, D + 2D 3D हो जाएगा। 3D अपन में सी क्यू, ये सी क्यू कितना है, तो सी क्यू भैया जी D है, तो ये रहा D बराबर सी डैश ए डैश, ये तो अपने को निकालनी है, सी डैश ए डैश अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा क्यू आर की डिस्टेंस कितनी है, Y। तो देखो D से तो D गया, तो सी डैश ए डैश किसके बराबर हो जाएगा, 3Y के बराबर हो जाएगा। ओके, अब अपन थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो ये जो है ना आपको दिखाई दे रहा है सी डैश ए डैश, ये रहा अपना सी डैश ए डैश, ये कितना मिला अपने को, ये अपने को 3Y मिला। अब अपन ध्यान दें, ये वाला यहाँ पर ये बी डैश सी डैश, ये बी डैश सी डैश अपने को कितना मिला, ये अपने को 3x मिला। अब अपन से पूछा हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज,
इमेज की हाइट कितनी होगी, तो अपन बोलेंगे हाइट ऑफ इमेज कितनी होगी, ये होगी 3x + 3y इसके बराबर होगी। लेकिन अपन को तो पता है कि जो इमेज है उसकी हाइट ऑब्जेक्ट के बराबर होगी, यानी कि वॉल के बराबर होगी, दीवार के बराबर होगी। दीवार कितनी है, h हाइट की, तो ये h जो हाइट होगी वो किसके बराबर होगी, 3x + 3y के बराबर होगी। तो मैं 3 कॉमन ले लूँ तो x + y के बराबर होगी। तो x + y किसके बराबर होगा, x + y होगा h/3। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया इसको। अब आगे देखना, आगे 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 अपन देखते हैं अपन को जितने मिरर की रिक्वायरमेंट है उतने। तो आप ध्यान देना यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मैं ग्रीन कर रहा हूँ, इतने मिरर की रिक्वायरमेंट है अपने को पूरी इमेज देखने के लिए, यानी कि x + y रेंज की, है ना, p से लेकर के r तक की। तो हाइट ऑफ मिरर कितने मिरर की, दर्पण की कितने की जरूरत है, तो हाइट ऑफ मिरर कितने की जरूरत है, x + y की जरूरत है। तो हाइट ऑफ मिरर कितने की जरूरत है, बाय इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से आप देखो तो x + y किसके बराबर है, h/3 के। तो इतने मिरर की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो अब आपको ये सीधा ही याद रख लेना है क्या, कि अगर एक दीवार है और एक आदमी है, सॉरी एक मिरर है, मिरर और दीवार के बीचों बीच आदमी खड़ा है और उस आदमी को पूरा का पूरा दीवार का इमेज देखना है, तो उसकी जो मिरर की हाइट है या लंबाई है मिरर की कितनी होनी चाहिए ऊंचाई, तो वो दीवार की ऊंचाई की 1/3 गुनी, यानी कि h/3 होनी चाहिए। ओके, तो ये बेसिक सा कंसेप्ट है। कंसेप्ट अपन सेम यूज कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको सॉल्व करना है। ओके, आगे और क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा। ये आप तगड़ा क्वेश्चन है, ओके, क्योंकि ये डॉक्टर झटका का क्वेश्चन है। अब मैंने क्या किया, ये मैंने एक दीवार है जिसकी हाइट h है और यहाँ पर क्या है, एक मिरर है। ये मिरर के सामने दीवार की इमेज बनेगी, तो ये रही इमेज। अब मैंने क्या किया यहाँ पर, कि मैंने इस बार इनके बीचों बीच खड़ा नहीं किया, बल्कि मैंने थोड़ा सा आगे पीछे खिसका दिया, तो लंबाइयाँ अलग अलग होगी। तो मैंने जो वॉल और आदमी के बीच की डिस्टेंस है इसको अल्फा माना, और आदमी के और मिरर के बीच की डिस्टेंस को कितना माना, बीटा माना। अगर ये अल्फा और बीटा डिस्टेंस है और इस दीवार की ऊंचाई h है, इसकी हाइट h है, तो आपको ये बताना है कि कितने मिरर की रिक्वायरमेंट होगी। ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ओके, तो ये डायरेक्ट ऐसे तुक्के से नहीं होगा, इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो देखो सोल्व करते हैं। ये डॉक्टर झटका को इस वॉल का पूरा इमेज देखना है, कब देख पाएंगे, तो मैं इनको नाम देता हूँ। पहले तो ये मान लिया मैंने A, ये मान लिया B, इसको बोल देता हूँ मैं A', इसको बोल देता हूँ B'। ओके, तो डॉक्टर झटका को ये वॉल पूरी की पूरी कब नजर आएगी, जब ये इसके बॉटम को देखेंगे तो A' से, ये यहाँ पर इसकी आंखें है, तो A' से आने वाली जो रेज है अगर इसकी आंखों में गिर जाए, अगर ये रेज इसकी आंखों में गिर जाए तो इसको पूरा ये इमेज नजर आ जाएगा। इसको लगेगा कि ये रेज A' से आ रही है। ओके, बट हकीकत में A' से थोड़ी आ रही होगी, हकीकत में तो A से आ रही होगी, रिफ्लेक्ट होकर के इसकी आंखों में गिर रही है। ओके, अगला देखना, कलर चलो कोई बात नहीं बात। अगला देखना, आगे इस डॉक्टर झटका को अगर इसका टॉप देखना है तो टॉप कब नजर आएगा, जब ये B' से आने वाली रेज इसकी आंखों में गिरे, B' से आने वाली रेज इसकी आंखों में गिरे। लेकिन अपन को पता है हकीकत में B' से कोई रेज नहीं आ रही है, बल्कि ऐसा इमेज हो रहा है, उसको कैसा लग रहा है, इमेजिन कर रहा है B' से आ रही है, बट हकीकत में कहाँ से आ रही है, वो रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है, इस मिरर से B से आ रही है, लेकिन रिफ्लेक्ट होकर कैसे जा रही है। तो ये लो जी, ये क्या हो गया, यहाँ से आने वाली रे ऐसे और रिफ्लेक्ट होकर इसकी आंखों में गिर गई, ये आने वाली रे ऐसे और रिफ्लेक्ट होकर इसकी आंखों में गिर गई। इस डॉक्टर झटका की आंख को मैं C बोल देता हूँ, ये मेरा पॉइंट C है, दूसरे कलर से लिख देता हूँ। अरे यार क्या है, ये C पॉइंट है। ओके, तो C पॉइंट पर क्या हो रहा है, इसकी C पॉइंट पर इसके ये रहा C के ऊपर सारी रेज गिर रही है। अब देखना इतना मेरे को रिक्वायरमेंट है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेके इसकी आंखों की सीध में ऐसे, ये इसकी आंखों की सीध में ऐसे परपेंडिकुलर डाला, चल जा यार। ओके, इसको मैं अब नाम दे देता हूँ। तो जैसे यहाँ पर इस पॉइंट को मैं C' नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को मैं पहले की तरह P नाम देता हूँ, इस पॉइंट को मैं Q नाम दे देता हूँ और इस पॉइंट को मैं R नाम देता हूँ। अब इनकी डिस्टेंस भी लेनी है कुछ ना कुछ, तो P और Q के बीच की डिस्टेंस को मैं X ले लेता हूँ और Q R के बीच की डिस्टेंस को मैं Y ले लेता हूँ। अब दिमाग से खेलना पड़ेगा। ओके, अगर इस वॉल की ऊंचाई h है तो इसकी इमेज की ऊंचाई भी कितनी होगी, h होगी, इतना तो अपने को पता है। अब वही इसमें ट्राइंगल बनाएंगे, तो इन ट्राइंगल पहले कौन कौन सा लेंगे, अपन लेंगे C' B' एंड CQP। इन ट्राइंगल में देखेंगे। अब ये ट्राइंगल आपको बना के दिखाता हूँ, कौन सा, ऊपर वाला। तो ऊपर वाला ये रहा और ये रहा और यहाँ पर ये रहा। ओके, अब अपन ध्यान देते हैं इनका नाम क्या है। ये रहा पॉइंट C, ये रहा पॉइंट C' और ये रहा पॉइंट B'। यहाँ पर आप देखते हो तो ये रहा पॉइंट Q और ये रहा पॉइंट P।
ओके, पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस हमने एक्स मानी। अब देखो डॉक्टर झटका मिरर से कितनी डिस्टेंस पर है, ये बीटा डिस्टेंस पर है। और आपसे मैं पूछूँ कि इमेज कितनी डिस्टेंस पर बनेगी, तो आपको पता है कि इमेज उतनी डिस्टेंस पर बनेगी जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा। अब इस मिरर से, इस दर्पण से ये दीवार कितनी दूरी पर है, तो ये अल्फा प्लस बीटा दूरी पर है। देख रहे हैं, इतना अल्फा तो डॉक्टर झटका दूर है और डॉक्टर झटका से मिरर बीटा दूर है, तो अल्फा प्लस बीटा इतनी दूरी किसकी होगी, इसकी दीवार की। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी इमेज और की, इसकी होगी अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा डिस्टेंस पर तो क्या है, दीवार है। अब अपन देखते हैं यहाँ पर क्यू डैश सी, तो ये क्यू डैश सी कितना होगा, ये अल्फा प्लस बीटा होगा। ये पॉइंट कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा, तो ये है अल्फा प्लस बीटा। अब अपन खेलते हैं वही यो बटा यो बराबर यो बटा यो, सी डैश अपॉन में सी क्यू। ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा सी डैश अपॉन क्यू, ये बराबर होगा बी डैश सी डैश अपॉन में पी क्यू। सी डैश कितना है, तो आपको पता है सी अलग कलर से, सी से क्यू कितना दूरी पर है, ये बी दूरी पर है। और सी से जो है क्यू से सी कितना दूरी पर है, बी नहीं बीटा, और सी से क्यू कितनी दूरी पर है, अल्फा प्लस बीटा पर। तो ये होगा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस 2 बीटा हो गया। तो सी डैश की दूरी कितनी है, अल्फा प्लस 2 बीटा। ये थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान देना, कंफ्यूज मत हो जाना। अल्फा प्लस 2 बीटा अपॉन में सी क्यू के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो ये डिस्टेंस कितनी है, बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन में बीटा बराबर बी डैश सी डैश जो अपन को निकालना है अपॉन में पी क्यू। तो पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस कितनी ले ली अपन ने, एक्स ले ली। अब यहाँ से अपन एक्स देखेंगे, तो जो एक्स होगा, एक्स इक्वल सॉरी एक्स नहीं, जो अपना बी डैश सी डैश होगा, बी डैश सी डैश वो किसके बराबर होगा, एक्स इंटू में क्या है, अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा अपॉन में बीटा। इसको मैंने बोल दिया कुछ नहीं बोलते अभी। अब दूसरा वाला ट्रायंगल लेते हैं। दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे, अब नीचे वाला। तो इन ट्रायंगल अलग कलर, इन ट्रायंगल। अब नीचे वाला कौन सा होगा, सी डैश ए डैश एंड सी क्यू आर। इन ट्रायंगल के अंदर अपन देखेंगे, इस त्रिभुज में अपन देखेंगे। तो मैं ये ट्रायंगल बना लेता हूँ पहले तो ये देखना, ये ऐसे बन रहा है। ये रही लाइन सी डैश वाली, ये रही लाइन सी ए डैश वाली, और ये रही लाइन ऐसे, ये नहीं, इनको मिलाने वाली नाम दे देते हैं। और एक और बच गई, ये रही बीच वाली लाइन ऐसे, ये मिरर वाली लाइन है। ओके, अब देखना, ये रहा पॉइंट सी, ये रहा सी डैश, ये रहा ए डैश। अब देखो ये वाला पॉइंट को मैंने क्या माना, क्यू माना, तो ये रहा क्यू। और ये वाला पॉइंट कितना है, आर है, तो ये रहा आर। क्यू और आर के बीच की डिस्टेंस कितनी मानी, वाई। अब देखो सी और क्यू के बीच की डिस्टेंस कितनी है, यानी कि डॉक्टर झटका और मिरर के बीच की, तो ये है बीटा। क्यू और सी डैश के बीच की, यानी कि मिरर की और इमेज की कितनी है, अल्फा प्लस बीटा, जैसा कि पहले कह रहा था। तो वही वाला यो बटा यो बराबर यो बटा यो क्या हो जाएगा, सी डैश अपॉन में सी क्यू। ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा सी डैश ए डैश अपॉन में क्यू आर के बराबर होगा। ओके, समरूप त्रिभुज है ये जी, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो सी डैश कितना होगा, ये पहले वाला, ये वाला कितना है बोलो, सी डैश कितना है, बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, यानी हो जाएगा अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा अपॉन में देखना सी क्यू किसके बराबर है, बीटा के, तो अपॉन में बीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए डैश सी डैश जो अपन निकालना चाह रहे हैं अपॉन में क्यू आर की डिस्टेंस कितनी है, वाई। तो सी डैश ए डैश ये कितना आ गया, ये आ गया अपने पास वाई इंटू अल्फा प्लस 2 बीटा अपॉन में बीटा। ओके, अब जरा ध्यान देना, अलग कलर ये रहा। अपन ध्यान देते हैं बी से लेकर के सी डैश की डिस्टेंस, तो ये रहा बी डैश सी डैश अपने को कितना मिला, ये मिला एक्स इंटू अल्फा प्लस 2 बीटा अपॉन में बीटा। अब देखना सी डैश से लेकर के ए तक की डिस्टेंस अपने को कितनी मिली, तो ये अभी सी डैश से लेकर के ए तक ये देखो कितनी मिली है, वाई इंटू अल्फा प्लस 2 बीटा अपॉन में बीटा, ये अपने को मिली है। अब अपन ध्यान दें, अपन को क्या चाहिए, अपन इस पूरी की पूरी इमेज की हाइट देखते हैं, यानी कि हाइट ऑफ इमेज। तो इमेज की जो हाइट होगी, क्या आपको पता चल रहा है, अगर इमेज की हाइट पूछे तो ये इस वाली x इंटू अल्फा प्लस 2 बीटा अपॉन बीटा प्लस वाई इंटू अल्फा प्लस 2 बीटा अपॉन बीटा के बराबर होगी। मतलब ये पूरी तो इमेज की हाइट होगी, इतनी अपने को जरूरत है। तो ये पूरी कितनी होगी, तो इन दोनों को जोड़ लो। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आप देखना कोष्टक के अंदर जो है, ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस 2 बीटा अपॉन बीटा दोनों में कॉमन है, और x और y तो अलग है। तो मैं अल्फा प्लस 2 बीटा अपॉन बीटा को कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई ब्रैकेट के अंदर, अरे यार चलता क्यों नहीं है, x प्लस वाई ये ब्रैकेट के अंदर, और बाहर क्या बच जाएगा, अल्फा प्लस 2 बीटा अपॉन में बीटा। ओके, अपन जरा सा ध्यान दें तो इस इमेज की हाइट कितनी होगी, ये देखो इमेज की हाइट उतनी होगी जितनी ऑब्जेक्ट की, यानी वॉल की हाइट कितनी है, h। तो इमेज की हाइट एक्चुअल में तो h होगी, h बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, और इंटू में क्या है फिर अल्फा
प्लस 2 बीटा अपॉन में बीटा। तो मैं पूछूँ x प्लस वाई कितना होगा, x प्लस वाई बराबर होगा h। अब देखना ये इधर आएगा तो जो बीटा है वो तो चला जाएगा ऊपर, बीटा अपॉन में अल्फा प्लस 2 बीटा क्या आ जाएगा नीचे, इधर उधर भेजा है मैंने, मैथ खेल रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब अपन जरा ध्यान देते हैं, अपन को क्या चाहिए, हाइट ऑफ मिरर। तो अपन मिरर की हाइट देखते हैं, हाइट ऑफ मिरर, हाइट ऑफ मिरर, मिरर की हाइट कितनी रिक्वायरमेंट है। तो आप इस डायग्राम के अंदर देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो मिरर है ना, अगर ये मिरर अपने को मिल जाए तो इतने मिरर में पूरा इमेज आ रहा है। अब ये किसके बराबर है, x प्लस वाई, तो हाइट ऑफ मिरर यानी कि x प्लस वाई, इतनी अपने को जरूरत है। अगर इस वाली को मैं इक्वेशन फर्स्ट नाम देता हूँ तो आप बाई इक्वेशन फर्स्ट से आप निकाल सकते हो क्या कि x प्लस वाई यानी कि हाइट ऑफ मिरर कितनी है। तो ये x प्लस वाई किसके बराबर है, h इंटू बीटा अपॉन में अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा, इतने हाइट के मिरर की ज़रूरत होती है। ओके, तो ये एक मेन फॉर्मूला बन गया, इस फॉर्मूले से आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये एक राज की बात हो गई। ओके, अब देखना यहाँ पर ये मायने रखता है कि बीटा क्या है, ऑब्जेक्ट और देखने वाले है ना, इनके बीच की डिस्टेंस, और अल्फा क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या है, ये आपके ऑब्जेक्ट ये वाला और मिरर के बीच की डिस्टेंस है। अब जरा ध्यान देना, पिछला वाला क्वेश्चन क्या था, पिछला वाला क्वेश्चन ये था कि एक ऑब्जेक्ट है, दीवार है और एक मिरर है, इन दोनों के बीचों बीच एक आदमी खड़ा है, उसको दीवार की पूरी हाइट देखनी है। तो अगर बीचों बीच बोला मतलब कि दोनों डिस्टेंस बराबर होगी, तो यहाँ पर मैंने डी और डी रख दिया था, लेकिन यहाँ पर डी नहीं बल्कि अल्फा और बीटा है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में अगर ये अप्लाई करें तो यहाँ पर अल्फा बीटा दोनों बराबर होंगे, यानी कि दोनों में से कोई एक रख दो, तो नीचे वाले भी क्या रख दूंगा, नीचे वाले में रख दूंगा अल्फा की जगह यहाँ पर क्या रख दूंगा, बीटा। तो 2 बीटा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 3 बीटा, और बीटा से बीटा कट गया, जब बीटा से बीटा कट जाएगा तो क्या बचेगा, h/3, यानी पिछले वाला भी हो गया। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन होता है ना, तो उस क्वेश्चन को आप इस फॉर्मूले से सोल्व कर सकते हो। कोई लंबाई दे दी कि एक दीवार है जो कि 5 मीटर ऊंची दीवार है, इस 5 मीटर ऊंची दीवार से एक आदमी जो है ना, वो इस दीवार से 10 सेंटीमीटर 5 मीटर ऊंची दीवार से 1 मीटर की दूरी पर खड़ा है, और इस आदमी से मिरर की जो दूरी है ये 2 मीटर है। तो बताओ कि इसको कितने लंबाई के मिरर की जरूरत होगी। तो अब वो सारा ऐसा फटाक से डायग्राम बनाना और इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट याद रखो तो सोल्व कर लेना। लेकिन दिक्कत ये होगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे, अल्फा और बीटा को ऊपर नीचे कर दोगे, या फॉर्मूला आप याद भी कर लोगे ना तो ये गड़बड़ कर दोगे, अल्फा को बीटा कर दोगे, बीटा को अल्फा कर दोगे, तो आंसर गलत आएगा, ध्यान रखना। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था ना, मैंने क्या किया कि आदमी को अपनी पूरी की पूरी हाइट देखनी होगी, पूरी पूरी इमेज को देखने के लिए h/2 जो आंसर आता उसको भी आप इससे कर सकते हो। अगर ये दीवार इधर की तरफ शिफ्ट हो जाए और बिल्कुल डॉक्टर झटका के चिपक जाए, मतलब डॉक्टर झटका खुद ही दीवार बन जाए या खुद ही कोई ऑब्जेक्ट बन जाए, यहाँ पर अल्फा कितना हो जाएगा, 0। तो अल्फा अगर 0 कर दो इस जगह, अल्फा 0, तो अल्फा 0 तो बीटा अपॉन 2 बीटा, तो बीटा से बीटा कट गया h/2, तो वो वाला आंसर भी इससे आ जाएगा। मतलब इससे सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, बस दिमाग के साथ थोड़ा सा खेलना होता है, दिमाग यूज करना होता है। ओके, बहुत ही ज़्यादा मैथमेटिकल हो गया ये, पर कोई बात नहीं, कर लेना, अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराए हैं, इनको देख के घबराना मत। ओके, अब तो ये कट भी नहीं रहा है, क्या हो गया, कट गया। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब कुछ और, चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, डेविएशन फ्रॉम अ सिंगल मिरर। नया टॉपिक एकदम है ना, फ्रेश हो जाओ, फ्रेश माइंड के साथ। डेविएशन फ्रॉम अ सिंगल मिरर, एक सिंगल मिरर से जो है ना किरण का विचलन कितना होगा, विचलन कोण है। अब ध्यान देना, एक रे, ये रे आ रही है, जब ये रे आ रही है इस तरह से तो यहाँ पर टकराई, और टकराने के बाद ऐसे चलेगी, तो इसने एंगल बनाया I, और जब गई तो एंगल बनाएगी R। ओके, अब मैंने कल एक नियम पढ़ाया था कि जब भी रिफ्लेक्शन होता है तो क्या एंगल I बराबर होता है एंगल R के। अगर इतना पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, I बराबर R होगा, मतलब आप जहाँ पर भी I की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर आप R को लिख सकते हो, क्योंकि I और R आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब ये किरण को जाना किधर था, तो जो मैंने ब्लू वाला रास्ता बनाया ना, ये वाला, इस रास्ते पर इसको जाना था, लेकिन बीच में मिरर आ गया और मिरर ने इस किरण को भटका दिया। ये किरण को जाना था सीधा और ये किरण मुड़ गई ऐसे मुड़ गई। तो ये कितना मुड़ी है, कितना भटकी है, ये भटक गई है, ये कितना भटकी, ये इतने एंगल पर भटक गई, जितने एंगल पर भटकी उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, तो मतलब कि विचलन कोण, हिंदी में इसको कहते हैं विचलन कोण या डेल्टा से लिखते हैं। तो ये है डेल्टा, विचलन कोण। विचलन कोण कितना होता है, डेल्टा। तो आप देखो कि अगर ये मिरर ना होता तो रे सीधी चली जाती। तो इस पॉइंट पर अपन देखें तो पूरा एंगल कितना बन रहा है, ये वाला, ये 180 का बन रहा है। ओके, तो 180 से इतना मुड़ गई, जितना मुड़ गई। अब आप क्या करो, इसको निकालना है कि ये डेल्टा कितना है। तो आप डेल्टा का ध्यान दो, कैसे निकाल सकते हैं, पूरा का पूरा एंगल कितना बनता है, ये 180 का, उसमें से ये वाला एंगल अगर आप माइनस कर दो तो क्या डेल्टा आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो 180 माइनस ये एंगल कितना है,
आई प्लस आर ये करोगे। लेकिन हम तो जानते हैं क्या कि आई बराबर भी आर है, इसका मतलब मैं आई की जगह पर आर रख सकता हूँ, आर की जगह पर आई रख देता हूँ। तो इस आर की जगह पर मैं क्या रख देता हूँ, यहाँ पर आई रख देता हूँ। तो डेल्टा क्या हो जाएगा 180 माइनस आई प्लस आई 2i। ये फॉर्मूला तैयार हो गया, भूलना मत, इंपॉर्टेंट है। क्या है कि डेविएशन यानी कि विचलन कितना होता है, तो 180 माइनस 2i कर दो, ये इसका विचलन है। ओके, सिंपल है। अब अपन ध्यान दें, क्या ये फॉर्मूला, अगर वैसे तो ये इसकी जरूरत नहीं है, मैं ऐसी शौक से बता रहा हूँ, एक ग्राफ बता रहा हूँ कि आप डेल्टा और आई के बीच में ग्राफ बना सकते हो ना। तो देखना, अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ी है फिजिक्स के लिए, तो आपने जहाँ पर ग्राफ पढ़े होंगे तो एक सरल रेखा का ग्राफ पढ़ा होगा। अगर सरल रेखा का ग्राफ पढ़ा है तो आपको पता है वो y बराबर mx प्लस सी होता है ना, y बराबर mx प्लस सी। यहाँ पर आप तुलना करो इसकी y बराबर mx प्लस सी वाले से, तो ये y एक्सिस पर आ जाएगा, और i और डेल्टा और i के बीच में एंगल बना रहे हैं तो ये x एक्सिस पर आ जाएगा, x तो mx, ये माइनस और ये रहा आपका c, क्योंकि 180 तो चेंज नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा y बराबर mx प्लस सी, उसको फॉलो करेंगे। यहाँ पर m माइनस में ढाल नेगेटिव है, स्लोप इसका नेगेटिव आएगा। तो आप इसका ग्राफ भी बना सकते हो ऐसे ऐसे, और इस एक्सिस पर अपन डेल्टा लेते हैं, इस पर अपन i लेते हैं। तो देखो आप i को कितना रख दो, 0 रख दो। तो यहाँ पर मैंने i 0 रख दिया, तो टोटल डेल्टा कितना आ जाएगा 180। तो डेल्टा आ जाएगा 180, तो डेल्टा की मैक्सिमम वैल्यू 180 डिग्री। ओके, अब देखना यहाँ पर मैं i का वैल्यू 0 रख दूँ, मतलब इस जो ये रे दिख रही है ना, मैं इसको यहाँ पर लेके आ जाऊँ, तब i कितना हो जाएगा 0। तो इधर आएगी और इधर से वापस भटक के किधर चली जाएगी, ये इधर चली जाएगी। तो ऐसे आई और ऐसे चली गई, तो कितना विचलित हुई, कितना भटकी, 180 डिग्री के एंगल पर चली गई। तो बोलो डेल्टा 180 आएगा नहीं आएगा। अगर मैं मान लो, अगर मैं ये ना करता हूँ, बल्कि मैं क्या कर देता हूँ, कहाँ चला गया 180 है ना। अब मैं क्या करता हूँ, आई को मैं बढ़ा करके 90 डिग्री कर देता हूँ, मतलब इस रे को ऐसे घुमाता हूँ, रे को घुमा करके मैं ऐसे लेके आ गया, बिल्कुल ऐसे। तो रे ऐसे आएगी और बिना टकराए ऐसे चली जाएगी। ओके, इस फॉर्मूले के अंदर मैं आई को कितना करता हूँ 90, तो 90 माइनस 90 कर देंगे, 90 इंटू 2 कर देंगे, तो आज 180 माइनस 180 डेल्टा कितना होगा 0, मतलब बिल्कुल भी विचलित नहीं होगी, मतलब इसके पैरेलल होकर चली जाएगी ना वो, तो घूमेगी कहाँ से, भटकेगी नहीं। तो अगर आपने आई कितना रखा, आई आपने रखा 90, तो डेल्टा कितना है 0। तो यहाँ पर मान लो कहीं कहीं आई का वैल्यू 90 होगा, जिस जगह आई का वैल्यू 90 होगा उस टाइम पर डेल्टा कितना होगा 0, इस जगह डेल्टा का वैल्यू 0। अब आप इन दोनों को मिला लो, तो ये अब आप इन दोनों को मिला लो तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा। कैसा, ऐसा। ध्यान रखना, वैसे कोई नहीं पूछने वाला कि डेल्टा और आई के बीच में ग्राफ कैसा होता है, लेकिन ध्यान रखना ऐसा ग्राफ इसके अंदर बनता है। ये वाई एम एक्स प्लस सी हो, ये स्लोप कैसा है, नेगेटिव दिख रहा है, ये एम माइनस में, तो स्लोप ये नेगेटिव है। ओके, ये हो गई कुछ बातें। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। ये तो सिंपल है, एक मिरर से कितना विचलित हुई वो है। लेकिन मान लो एक नहीं बल्कि दो हो मिरर, दो नहीं बल्कि तीन हो, बहुत सारे मिरर हो, तो बहुत सारे मिरर से डेविएशन होता है, उसको टोटल डेविएशन फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर। तो बहुत सारे मिरर होगा, तो हर बार मिरर से टकराएगी और रे घूम जाएगी। अब कितना भटकेगी, कितना घूमेगी, वो अपन को देखना है, तो अपन को टोटल डेविएशन निकालना होगा। तो टोटल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है कि आप जितना भी डेविएशन हुआ एक बार में उसको जोड़ दो, दूसरी बार में उतना जोड़ दो, तीसरी बार में जितने डेविएशन हो रहे, जितनी बार विचलित हो रहे, सबको जोड़ते जाओ, तो डेल्टा नेट आ जाएगा। डेल्टा नेट आ जाएगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3, जितनी बार जितने मिरर हो, जितनी बार रिफ्लेक्ट हो रही है उतना आ जाएगा डेल्टा एन, जहाँ तक है वहाँ तक। लेकिन इसको आप साइन के साथ रखोगे। साइन का क्या मतलब है, यहाँ पर कोई प्लस माइनस खेलना है क्या, हाँ प्लस माइनस खेलना है। यहाँ पर घूम तो रही है लेकिन किधर घूम रही है ये मायने रखता है। तो विथ साइन इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैं इसको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ ताकि आपको फीलिंग आए क्वेश्चन से। देखना कैसे टोटल डेविएशन निकालना है, आपको डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम के अंदर दो मिरर है, दोनों मिरर एक दूसरे से 50 डिग्री 50 डिग्री के कोण पर है। ओके, रंग दिख नहीं रहा है ना, ये दोनों एक दूसरे से 50 डिग्री के कोण पर है, 50 डिग्री कोण पर पड़े हुए दोनों मिरर। और एक रे आती है 75 डिग्री के एंगल पर, तो बताना है कि टोटल डेविएशन कितना होगा इस रे का, मतलब ये रे कितना भटक जाएगी। तो सिंपल सा है, देखना आपको इसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगर मान लो मैं यहाँ पर एक नॉर्मल कंसीडर करता हूँ, ऐसे मैंने अलग कलर लेता हूँ, ऐसे मैंने एक नॉर्मल कंसीडर किया। ओके, अब आप ध्यान देना ज़रा सा, अगर ये एंगल 75 डिग्री है, ये एंगल 75 डिग्री है और ये 90 डिग्री एंगल बनाता है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो अपन 90 में से इसको माइनस कर देंगे, तो 90 में से आप 75 घटा दो तो कितना आ जाएगा 15 डिग्री। तो ये 15 डिग्री का एंगल है। अब ये 15 डिग्री का है, तो जब ये रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे जाएगी, मैं ऐसे ही लेके जाऊँगा इसको, ये रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे जाएगी, तो हम यहाँ से ऐसे जाएगी, यहाँ से ऐसे जाएगी, तो ये इधर भी जो होगा एंगल कितने का बनाएगी, वो 15 डिग्री का एंगल इधर भी बनाएगी, इधर भी कितना बनाएगी 15 डिग्री का एंगल। अगर ये 75 है तो इधर का भी कितना होगा 75 ही होगा, 75 होगा। ओके, नहीं तो आप ज्योमेट्री खेल सकते हो। ये 15 डिग्री का एंगल है और टोटल ये और ये कितना होता है 90 होता है, तो 90 में से 15 घटा लेना 75 आ जाएगा। ओके, ये 75 हो गया। अब आप देखना ध्यान से, यहाँ से इस रे को इधर जाना था, मैं ब्लू कलर से इसको जाना था इधर, और भटक के किधर चली गई, भटक के चली गई इधर।
ये क्या हो गया, इसका डेविएशन हो गया। डेविएशन हो गया तो इसको मैंने बोल दिया डेल्टा 1। पहली बार डेविएशन हुआ ना, तो इसको मैंने बोल दिया डेल्टा 1। अभी डेल्टा 1 कितना डेविएशन हुआ, कितनी है भटकी, तो इसको मैं निकालना चाह रहा हूँ। तो डेल्टा 1 में कैसे निकालूंगा, फॉर्मूला क्या था, 180 माइनस 2i। अब देखो डेल्टा 1 बराबर 180 माइनस 2i। आई कितना था, ये ध्यान रखो, मैंने 15 क्यों निकाला था, मेरे को डायरेक्ट पता था कि ये 75 है, इधर वाला 75 बनेगा, लेकिन 15 क्यों निकाला, क्योंकि मेरे को इसको फॉर्मूले में जरूरत थी 15। तो 2 इंटू 15 कर देंगे, तो 180 माइनस 2 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 30। तो डेल्टा 1 आपका किधर हो गया, डेल्टा 1 हो गया आपका 30, तो ये हो गया 150 डिग्री। ओके, अब ध्यान देना 150 डिग्री किधर है। अगर आप थोड़ा सा नॉलेज रखते हो तो आपको पता है घड़ी जो होती है ना, घड़ी ऐसे चलते हैं ना अपन, ऐसे घड़ी के कांटे घूमते हैं सुइयाँ, तो इस डायरेक्शन को बोलते हैं क्लॉक वाइज डायरेक्शन। और इसके उल्टे अगर कोई डायरेक्शन घूमता है तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आप जरा ये देख के बताओ मेरे को कि ये जो डेविएशन हुआ है, इस रे को किधर जाना था, इधर, और घूम गई ऐसे इधर। तो ये जो डेविएशन हुआ है, ये घड़ी की सुई की, ये वाला डेविएशन, ये ऐसे घूमी है, तो ये घड़ी की सुई की दिशा में घूमी के विपरीत दिशा में। तो आप बोलोगे सर घड़ी की सुई की दिशा में मतलब ये ऐसे है ना, ऐसे, ये कैसे है, ऐसे, क्लॉकवाइज डेविएशन इसका, क्लॉकवाइज। ओके, अब अपन देखते हैं यहाँ पर आगे, ये एंगल अगर 75 बना और ये एंगल 50 बना, तो क्या एक ट्राइंगल बन रहा है। एक ट्राइंगल के अंदर, इसको एंगल को मेरे को पता नहीं वाला कितना है ना, इसको मैं देखना चाहता हूँ। तो ट्राइंगल के अंदर टोटल कितने का बनता है, 180 का। 180 बराबर ये 50 प्लस 75, और ये प्लस में ये भी कुछ ना कुछ एंगल होगा, इसको मैं एक्स कंसिडर करता हूँ या थीटा मान लेता हूँ, थीटा। तो थीटा 75 50 को जोड़ो कितना आना चाहिए, 180। अब आप इसको जोड़ो 50 को और 75 को, तो 50 और 75 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 125। अब 125, हाँ 125, और 125 को आप किस में से घटा लोगे, फिर 180 में से। इसको सोल्व कर लेना मैथमेटिकली, आप इसको सोल्व करोगे ना, इसको इधर लेके जाओगे, तो 125 80 में से 125 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा आपका 5, और ये है ना 0, यानी कि थीटा आपका 55 डिग्री। तो ये एंगल कितना बनेगा, 55 डिग्री का बनेगा। अब ध्यान देना जरा सा, ये एंगल 55 का बना, मैं फिर से एक नॉर्मल कंसीडर करूँगा यहाँ पर, नॉर्मल, ये नॉर्मल होगा जो कि परपेंडिकुलर होगा इस क्या कहते हैं, मिरर के। अब ये टोटल एंगल 90 डिग्री का होता है, टोटल एंगल जो होता है वो 90 डिग्री बनाता है, ऐसे है ना। तो आप बताओ कि ये वाला एंगल कितना होगा, आई यहाँ पर। तो अपन 90 में से क्या घटा लेंगे, 90 में से अपन 55 घटा लेंगे। तो आप 90 में से 55 घटाओगे कितना आ जाएगा, 360 और 35, 35 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 35। तो 35 डिग्री बन रहा है ये वाला एंगल जो मैं ब्लू बना रहा हूँ। तो इधर से रिफ्लेक्ट होकर की रेज ऐसे चली जाएगी। अब रे जिधर भी जाएगी ये वाला एंगल भी कितना बनाएगी, ये 35 ही बनाएगी। ओके, ये 35 एंगल बना दिया। अब इस रे को एक्चुअल में दूसरी बार इसको जाना किधर था, ऐसे ऐसे जाना था, लेकिन भटक के किधर चली गई, ऐसे। दूसरे कलर से करता हूँ, ये वाला। दूसरी बार में इस रे को कैसे जाना था, ऐसे, और भटक के किधर चली गई, ऐसे, यानी दूसरी बार विचलित हुई। तो यहाँ पर डेविएशन को मैं डेल्टा 2 बोल देता हूँ। तो डेल्टा 2 मेरे को निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, डेल्टा 2 निकालने के लिए डेल्टा 2 क्या हो जाएगा, ये डेल्टा 2 मेरा हो जाएगा 180 माइनस 2i। अब 2 इंटू यहाँ पर आई कितना था, तो ये 35 डिग्री था, तो ये क्या कर दिया मैंने, 35। तो ये हो जाएगा 180 माइनस 35 दूनी 70। तो 180 में से 70 घटाओगे कितना आ जाएगा, 110। अब ये 110 किधर घूमी, इस डायरेक्शन घूमी। ये डायरेक्शन कौन सी, घड़ी की सुई की दिशा में, ऐसे। अब मैं डेल्टा नेट निकालना चाह रहा हूँ, तो डेल्टा नेट जो निकालूंगा वो होगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अब ध्यान देना, मैंने जो भी फॉर्मूला बताया था उसमें ना विद साइन। विद साइन का मतलब क्या है, अगर दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है ना विचलित हुए, डेविएट हुए, तो आपको एक में से दूसरे को घटाना है। लेकिन आप ध्यान दो, तो ये वाली डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज है और ये वाली डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज है, इसलिए दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। मान लो एक एंटी क्लॉकवाइज होती है तो फिर ज़्यादा वाली में से कम वाली को घटा लेते हैं। तो डेल्टा नेट यहाँ पर कितना होगा, ये होगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। डेल्टा 1 कितना है, 150, और डेल्टा 2 कितना है, डेल्टा 2 है आपका 110। 150 प्लस 110 कितना होगा, तो ये हो जाएगा 0, 6 और ये 2, 260 डिग्री। तो 260 डिग्री पर इसका विचलन हो गया। ओके, अगर मैं देखो थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना, अगर ये रे ऐसे आ रही है, ये रे ऐसे आ रही है, ओके, ऐसे मिरर पड़ा हुआ था, और ये रे ऐसे आकर के भटक गई, तो ये रे अगर सीधी जाती तो कुछ नहीं, मान लो डेविएशन 0। अगर ये ऐसे घूम जाती दूसरे कलर से, ये रे सीधी चली जाती तो कोई डेविएशन नहीं था। अगर ये ऐसे घूम जाती 90 डिग्री था। अगर ये ऐसे घूम जाती तो कितना था, हम बोलेंगे 180 पर इसका डेविएशन हो गया। मान लो ये ऐसे घूमने के बजाय ये ऐसे घूम जाती तो अपन बोलते 270 पर, ऐसे घूम जाती बोलते 270 पर हो गया, लेकिन ये 260 हुआ, मतलब ये कहीं न कहीं ऐसे घूमी है यहाँ पर। तो ये जो है ना, ये मैंने बताया, ये रे ऐसे आई और ऐसे चली गई, और हम एंगल कहाँ से देख रहे हैं, ये वाला एंगल देख रहे हैं अपन, जो कि कितना मिल रहा है अपन को, 260 मिल रहा है। तो अपन इसको छोटे एंगल को भी तो बता सकते हैं कि छोटा वाला एंगल ये भी तो हो सकता है। हम बोले 260 डिग्री ये डेविएट हुई है, चलो डेविएशन इसका 260 डिग्री आया है, तो आप 260 के बजाय ये अंदर वाला भी तो बता सकते हो, अंदर वाला है ना, तो अंदर वाला कितना बन जाएगा, तो आप 360 में से 260 घटा लो तो कितना आ जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा, यानी 100 डिग्री पर डेविएशन हुआ। ओके, लेकिन ध्यान देना यहाँ पर फर्क क्या है, अगर आप यहाँ पर ध्यान देते हो
तो ये जो है ना डेविएशन, ये डेविएशन डेल्टा नेट किस डायरेक्शन में है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो डेल्टा नेट जो है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना है 260 है, ये ऐसा है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 260 है। तो मैं अगर इसको 100 डिग्री भी लिख सकता हूँ, मेरे को कोई डेल्टा नेट पूछे तो मैं डेल्टा नेट 100 डिग्री भी बता सकता हूँ, लेकिन 100 डिग्री कौन सा होगा, फिर वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, डायरेक्शन का फर्क पड़ेगा। ओके, ये इस तरह से आप टोटल डेविएशन निकालते हो जो कि है एग्जाम के लिए। लेकिन हम तो होशियार बच्चे, अच्छा देखो आंसर कितना आ रहा है अपना 100 और 260। हम ये सारी माथापच्ची नहीं करते हैं क्योंकि हम अच्छे लेवल से पढ़ रहे हैं, हमको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई क्वेश्चन दिखाई दे तो दोनों मिरर के बीच में एंगल देखो कितना है, भैया जी एंगल तो 50 डिग्री है, तो डेविएशन कितना आएगा, इसका दुगना कर दो, तो 2 × 50 कर दो, तो आपका जो डेविएशन होगा वो 100 डिग्री आएगा। अगर 100 डिग्री ऑप्शन में आपको कहीं पर ना मिले तो इसको 360 में से घटा लो, 360 में से आप 100 घटाओगे तो 260 आ जाएगा। तो या तो 260 आंसर होगा या 100 डिग्री आंसर होगा। अगर आपको ऑप्शन में दोनों ही दिखते हैं तो फिर ये जो तरीका बताया इसे सोल्व करना पड़ेगा, और इस तरह से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकते हो। तो बोर्ड के एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में इस तरह से फर्क होता है। बोर्ड में कितना लंबा चौड़ा करके निकालना पड़ता है और कॉम्पिटिटिव में डायरेक्ट ट्रिक से। तो ये जो ट्रिक बताएगी आपको ट्रिक समझ में बहुत को पल्ले नहीं पड़ेगी, ऊपर से निकल के ना, आप देखना इसे। ये जो है ना ये दोनों मिरर है, मिरर के बीच का एंगल कितना है 50 डिग्री। मान लिया 2 मिरर है, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो चाहे किसी भी एंगल पे आप रे डालो, लास्ट में रिफ्लेक्ट जो होगी ना वो या तो 2 थीटा पर डिविएट होगी, विचलित होगी, या फिर 360 - 2 थीटा पर डिविएट होगी, विचलित होगी। ये है इसका बेसिक कंसेप्ट। उम्मीद करता हूँ आपको ट्रिक भी समझ में आई होगी थोड़ी बहुत। ओके, हाँ जी, अब अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लिखा नहीं, मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। अगर ये रे दिख रही है आपको, दोनों के बीच में एंगल कितना दे रखा है, थीटा दे रखा है। 2 मिरर है, इनके बीच में एंगल थीटा दे रखा है, आपको नहीं पता थीटा कितना है। लेकिन क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि रे आती है और रिफ्लेक्शन करती है, रिफ्लेक्ट होकर के वापस से अपने पाथ को रिट्रेस करती है। यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर टकराएगी और यहाँ से टकरा करके वापस अपने पाथ पर लौट जाएगी, अपने पथ पर लौट जाएगी। जब वो अपने पथ पर वापस लौट जाती है, अपने पाथ को रिट्रेस करती है 2 रिफ्लेक्शन के बाद, तो आपको बताना है थीटा कितना। ऐसा क्वेश्चन में पूरी लैंग्वेज लिखी, मैंने लैंग्वेज लिखी नहीं है, जल्दी जल्दी में टाइम नहीं मिला इतना, तो देखना। अगर ये ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो अपन को सोल्व करना है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये रे टकराएगी और 2 रिफ्लेक्शन के बाद अपने पथ को रिट्रेस करेगी, अपने पथ की पुनरावृत्ति करेगी। तो उसको मैं सोल्व करके दिखाता हूँ कैसे करना है इस क्वेश्चन को। ओके, देखना, ये रे आई ऐसे और यहाँ से टकरा के ऐसे जाएगी। अब एक ध्यान देना, अगर आपको कहीं पर भी ये बोल देता है कि रे अपने पाथ पर उल्टा लौट गई, तो ध्यान रखना, एक कंसेप्ट समझना कि अगर कोई मिरर है, जैसे मान लो ये मिरर है, तो इस मिरर पर अगर मैं ऐसे सामने से रे डालूंगा ना तो टकरा के वापस आ जाएगी। मतलब आप मिरर पर 90 डिग्री पर को रे डालते हो ना तो टकरा के वापस लौट जाती है। मतलब जैसे ये बोला, मतलब ये एंगल कितना बन रहा होगा, 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा, तो ये रे ऐसे आएगी, टकरा के ऐसे चली जाएगी। ओके, अब अपन देखते हैं ये थीटा निकालना तो बहुत ही आसान है। थीटा निकालना तो ये देखो, ये हमने ऐसे 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 नॉर्मल कंसिडर किया, ये एंगल 40 डिग्री है, तो ये एंगल कितना रहा होगा 50, ये आई 50 हो गया, तो ये एंगल भी कितना रहा होगा 50 रहा होगा। ऐसे ये एंगल 50 है और ये एंगल कितना आ जाएगा 40 है। ये एंगल 40 आ गया और ये 90 आ गया, 40 + 90 को जोड़ दो, 40 और 90 कितने हो जाएंगे, 40 और 90 आपका हो जाएगा 130 हो जाएगा। अब ये टोटल 130 आया और ये एक ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल के अंदर टोटल कितना होता है 180। तो 180 में से अगर आप 130 को घटा लोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 180 में से 130 को घटा 180 में से 130 को घटा लिया तो आपका थीटा आ जाएगा, तो वो आपका थीटा होगा। और थीटा कितना हो जाएगा आपका 50 डिग्री। ओके, 80 नहीं है 50 है, 50 डिग्री आपका थीटा हो जाएगा। तो ये थीटा कितना है आपका 50 डिग्री है, निकल गया। ओके, हाँ, ये ध्यान रखना, इसमें लैंग्वेज नहीं लिखी थी, जल्दी जल्दी में क्वेश्चन इस तरह से था कि जो आपको डायग्राम दिया होगा उसमें लिखा होगा कि एक रे है जो 2 रिफ्लेक्शन के बाद अपने वापस पथ पर रिट्रेस करती है, अपने पथ को रिट्रेस करती है ना, तो आपको बताना है कि थीटा कितना है, तो उस टाइम पे ऐसा होगा। ओके, तो अपने क्या जैसे ही बोला कि अपने पथ पर वापस लौटेगी, तो हम थीटा को कितना यहाँ पर कितना मानेंगे 90 डिग्री एंगल मानेंगे, और ये अपन कैसे भी निकाल लेंगे, उन दोनों को जोड़ करके 180 में से घटा देंगे तो थीटा आ जाएगा। ओके, ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। आज की क्लास में हमने क्वेश्चंस ज़्यादा किए, इस तरह से अपन डेली अब क्वेश्चंस करते जाएंगे और आपको भी इनको वापस से प्रैक्टिस करना है, और कमेंट करके बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।